बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा था और जो सेकंड चैप्टर था उसमें कुछ छोटी छोटी बातें बची रह गई थी, तो वो जरा मैं करवा दूं आपको। तो सबसे देखो, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का प्रेशर होता है जैसा हमारे सामने एयर प्रेशर होता है या ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, उस टाइप का प्रेशर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए कैसे इस प्रेशर को डिफाइन करते हैं, और ये बड़ा समझ में आपको आराम से आएगा, मतलब बहुत आसान सी चीज है आपको समझने के लिए। जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज सरफेस है, मान लो ये कॉपर का स्फीयर है, ये चार्ज सरफेस है। सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब जैसे ये जो चार्ज है प्लस 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 चार्ज है, ये चार्ज सरफेस के जो चार्ज हैं वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सरफेस है उस सरफेस की टेंडेंसी है एक्सपेंड होने की, फूलने की इच्छा हो रही है, फैलने की इच्छा हो रही है, एक्सपेंशन की इच्छा हो रही है, क्योंकि सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये हर चार्ज सरफेस पर है। अगर आपने कोई इर्रेगुलर कंडक्टर लिया तो उस पर भी ऐसा ही है। आपने चाहे चार्ज पॉजिटिव दिया चाहे नेगेटिव दिया, अगर आप किसी इर्रेगुलर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज देंगे तो भी ऐसा ही होगा, है ना। जैसे मान लो आपने कोई ये लिया कुछ सरफेस, इस पर आपने नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया, तो भी ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपल्सन नहीं होने वाला है। अब रिपल्सन होने वाला है तो इसका मतलब इसमें एक्सपेंशन की टेंडेंसी है, इसी का नाम प्रेशर है, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का मोस्ट सिंपल जो है ना, वो अप्रोच आपको मैं बताता हूं। देखिए, जैसे मान लो ये आपका स्फीयर है रेडियस आर का, तो साहब ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, मान लो कॉपर का या एल्यूमिनियम का या आयरन का, किसी मेटल का बना हुआ है, ठीक है जी। अब यहां अगर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लस सिग्मा, तो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता देता हूं कि ये चारों तरफ प्लस 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 चार्ज है। तो बेटा ये चारों तरफ प्लस प्लस चार्ज है, तो इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो आएगा, हाँ जी, क्योंकि अगर आपने सेंटर पर कोई +1 कूलम चार्ज रखा तो ये चारों तरफ वाले चार्ज जो हैं वो इस पर फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी। करेक्ट। चलिए, अब अगर मैं ये जो सरफेस है इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट दूं, देता हूं, तो क्या होगा। मान लो हमने इस डीए टुकड़े को काट दिया यहां से, यानी डीए का चार्ज भी गायब कर दिया हमने, काट करके ऐसा कर डाला हमने, तो बताओ क्या होगा। मैं बताऊं, ये जो डीए है इस पर चार्ज कितना आएगा, डीक्यू चार्ज आएगा सिग्मा इंटू डीए, इतना चार्ज आएगा, पक्का, राइट। ये चार्ज हट गया है। अब हट गया है तो आप जरा इस पॉइंट पर विचार करिए। अब इस पॉइंट पर विचार करो, हट गया है तो मैं इस पॉइंट को अलग कलर से बता रहा हूं। प्लीज थिंक ऑन दिस पॉइंट, बी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पहले क्या था, चारों तरफ बराबर बराबर चार्ज था तो इस सेंटर पे जीरो आ रहा था, लेकिन अब ये पॉइंट पर चार्ज ही नहीं है, तो क्या होगा, बाकी सारे चार्जेस के कारण तो फोर्स लगेंगे लेकिन इधर से नहीं लगेगा। इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं हम कि अगर हटा दिया जाए तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। पता है वो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, वो रिजल्टेंट होना चाहिए पूरे वाले के अंदर से इस वाले को घटा दो, वो रिजल्टेंट ही आना चाहिए यहां पर सेंटर पर, कि इसका बाकी का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको घटा दो तो वो रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि साहब यहां पर जो रिजल्टेंट चार्ज आने वाला है, फोर्स आने वाला है,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है कि ये सारा का सारा मिलकर के जीरो था। अब ये वाला चीज हट गई यार, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो इसके कारण जो फोर्स इधर लग रहा था, इसके कारण जो फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा था वो अब नहीं लग रहा, वो अब नहीं लग रहा, उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा। अच्छा, मेरी इच्छा हो रही है यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने की, यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने की इच्छा हो रही है। तो मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये जो सेंटर है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है वो केवल इसके कारण है, केवल इसके कारण है। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो किसके कारण आएगा, वो जो बाकी बच गया है ना, बाकी जो बच गया है उसका इंपैक्ट आएगा, उसका इंपैक्ट आएगा। तो वो इंपैक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं यहां पर जो है ना, देखो अगर मैं केवल सेंटर की बात करूं तो इसके कारण सेंटर पर आएगा प्लस इस एक्स्ट्रा के कारण सेंटर पर आएगा, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है। तो देखिए मैं इसको अगले पेज पर लेके जाने वाला हूं। एट सेंटर, एट सेंटर E1 प्लस E2 इट इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे ये क्या मतलब है, E1 प्लस E2 इक्वल टू 0, ये क्या बात है? मैं बताता हूं क्या बात है। देखिए E1 तो इसके कारण, ये जो बच गया है ना, बचा है, जो हमने बचा दिया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर, बचे हुए के कारण। दूसरा जो E2 है आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टुकड़े के कारण है जो हमने हटा दिया है, ये हटा दिया, इसके कारण। बेटे जो बचा हुआ है टुकड़ा, जिसको हमने हटाया नहीं है, जिसको हमने जिंदा रख रखा है, जिसको हमने जिंदा रख रखा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था E1, और जो ये हटा दिया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E2, और नेट जीरो आएगा, नेट जीरो आएगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा यहां पर कि E1 बराबर E2 होगा, ये पक्का है ना, और E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इसका मतलब मैं कहूंगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर बराबर 0। या एक काम करो, आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे मत लिखो, एक मिनट, सॉरी, मैं इसको अलग तरह से लिख रहा हूं। अरे यार, ये हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखिए मैं वापस लिख रहा हूं, E1 वेक्टर एट द सेंटर प्लस E2 वेक्टर, दोनों मिला के 0 आएगा, दोनों मिला के 0 आएगा। ये एक्चुअल में E1 E2 है क्या, E1 जो है वो ये जो बच गया उसके कारण E1 वेक्टर, और E2 वेक्टर जो ये था इसके कारण, दोनों का टोटल मिलाकर के 0 ही आएगा, ये पक्का है। अच्छा, अब इसको अगर हम इसकी वैल्यूज लिखना चाहें तो E1 माइनस E2 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब E1 बराबर E2 आएगा। ये बात कुल मिलाकर के इसका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस क्या है इसका, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग ये है कि आपने जो इतना बड़ा स्फीयर लिया है, अगर उसमें से छोटा सा टुकड़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इस छोटे से टुकड़े का जो इंपैक्ट है, इस छोटे से टुकड़े का जो इफेक्ट है, छोटे से टुकड़े का जो प्रभाव है, वो प्रभाव उस बाकी बचे हुए के बराबर है। वाह, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब E1 बराबर E2 आएगा, E1 बराबर E2 आएगा। अब जरा मैं यहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं इस जस्ट पॉइंट के अंदर, इस जस्ट पॉइंट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी भी एक के कारण आएगी, किसी भी एक के कारण आएगी। तो उसको मैं कह दूंगा कि यहां पर जो आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो देखिए एट द एक मिनट, एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन,
एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है ना, वो यहां आएगा कुछ ना कुछ तो, और वो सरफेस के बराबर होता है, तो उसको मैं कह देता हूं ई एट द सरफेस, ई एट द सरफेस। तो बेटा वो जो ई एट द सरफेस आता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है, वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। ये पूरे के कारण आता है ये ई एट सरफेस। तो ई एट सरफेस इज फॉर द कंप्लीट स्फीयर। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन E at the surface, that is electric field intensity due to complete charge यानी काटा नहीं गया है, तब ये होता था E at the surface। काटा नहीं गया है तब होता था, काट दोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी बात जो है ना समझने की है। वैसे मैं इसका एक दूसरा मेथड और समझाऊंगा आपको, वो आपको ज्यादा आराम से समझ में आएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो साहब पूरा पूरा है तब। अब अगर मैं छोटा सा पीस हटा दूं, इफ वी रिमूव अ स्मॉल पीस ऑफ चार्ज, then E1 plus E2, E1 किसके कारण, जो बच गया वो, और जो E2 है उसके कारण जो हटा दिया, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको मैं बता दूं कि इसको आप 2E1 कह सकते हो, इसको आप 2E2 कह सकते हो। तो इसका मतलब आपका जो E2 आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ये आएगा आपका। अब इसका मतलब समझिए आप जरा, इसका सेंस क्या है। इसका सेंस है, अगर हमने यहां से चार्ज हटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना हो जाएगा। चार्ज पूरा था तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ध्यान दीजिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। और जब चार्ज हमने हटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा और जो प्रेशर आएगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि हम जिस जगह इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहे हैं अदर चार्जेस के कारण, न कि उस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के कारण। बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे मुझे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है, तो बेटा यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने का अर्थ होता है कि आई विल डू कैलकुलेशन फॉर द प्रेशर फॉर ड्यू टू द अदर चार्जेज। यहां वाले चार्ज के कारण प्रेशर कैलकुलेट नहीं करूंगा। जैसे प्रेशर यहां चाहिए मुझे, इस समय मैं यहां खड़ा हूं, तो पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए, है ना। मेरा अपना प्रेशर यहां काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर लिया तो फिर जीरो हो जाएगा। नेट तो जीरो ही हो रहा है ना। देखो मैं बड़े आराम से यहाँ पे मस्ती से खड़ा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, मस्ती मार रहा हूं, है, आई एम डूइंग मस्ती, ऑलवेज डू मस्ती, है। अब क्या है ये मेरा नेट प्रेशर जीरो है, मेरा नेट प्रेशर जीरो है, जबकि वास्तव में मेरे ऊपर नेट प्रेशर जीरो नहीं है। कैसे? पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है साहब, और पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता है कितना होता है? 10-20 हाथी खड़े कर दो उतना प्रेशर होता है। आप कहोगे हैं, हाँ, सबके ऊपर, आपके ऊपर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा प्रेशर है कि 2-4-10 हाथी खड़े कर दो आप, उतना प्रेशर आपके ऊपर है। लेकिन आपको कितना फील हो रहा है? आपको तो जीरो फील हो रहा है। जीरो क्यों फील हो रहा है? बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर यू आर ऑल्सो हैविंग, इसलिए आपको जीरो फील हो रहा है। यहां भी ऐसा ही है कि अगर मुझे इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो आई नीड नॉट कंसीडर चार्ज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, मुझे कहीं और का चार्ज लेना पड़ेगा, है ना। तो वो जो है हमने ले लिया, तो मेरे पास ये E2 आ गया। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन दिस स्मॉल पीस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए फोर्स ऑन स्मॉल पीस इज इक्वल टू DF,
df इज इक्वल टू डी क्यू, सॉरी df इक्वल टू डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू ई, स्मॉल चार्ज इंटू ई जो भी है, E2 आएगा। आप यहां पर E1 नहीं आएगा, E1 ले लो या E2 ले लो, एक चीज लेनी है आपको, क्योंकि वो तो जो है ना आपका E1 E2 तो बराबर ही है। इसके कारण जो आएगा वो उसके कारण होगा, उसके कारण जो आएगा उसके कारण होगा, किसी एक के कारण ले लो आप, राइट। तो अब देखो DQ कितना है, DQ है आपका सिग्मा इंटू DA इंटू E2, ये आपका DF है, ये आपका DF है। अब प्रेशर क्या होगा जी, प्रेशर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बेटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को कहते हैं DF अपॉन DA, DF अपॉन DA। तो DF अपॉन DA करेंगे तो सिग्मा इंटू E2 आएगा। एक बार जरा आप सिग्मा चेक करना, E2 को लिखो, E2 को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसको मैं कह दूंगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होता है ES का स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, फोर्स ऑन स्मॉल पीस आपके पास में आ गया है और ये चीज ऐसा हो गया। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं आपको, एक दूसरा मेथड है। वैसे ये तो पूरा साइंटिफिक और पूरा लॉजिकल मेथड है, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा पूरा, और ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, आपके NCERT में भी समझा रखा है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, और मैं भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, आज इसको दोबारा। अब मैं इसी चीज को एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं, ठीक है जी। देखिए मैं कर रहा हूं इसी को वापस से। ये मान लो आपका स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, स्फीयर पर बेटा चार्ज है। अब मैं यहां पर दो बातें लिखूंगा और आप बोलेंगे हाँ। आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो मैं कह दूंगा E एट द सरफेस। E एट द सरफेस हमने कहा KQ अपॉन R स्क्वायर, और अभी अभी हमने इसकी कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये E एट द सरफेस था। E इनसाइड एकदम अंदर की तरफ अगर हम बात करते हैं एग्जैक्ट इनसाइड, तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना किस पर, स्फेरिकल लेयर पर। स्फेरिकल लेयर पर जैसे स्फीयर है तो उसका एक लेयर है, उसका एक लेयर है। तो मैं स्फीयर का एक पतला सा लेयर ले लेता हूं। कैसा लेयर, देखो जैसे आप लोग आलू की सब्जी बनाते हो, पटाटो है ना, तो आलू की सब्जी कैसे बनाते हो, आलू को उबालते हो, फिर उसका छिलका उतारते हो, आलू की सब्जी बन जाती है। ये जो छिलका जो उतारते हो ना, मैं उतने ही पतले छिलके की बात कर रहा हूं, या उससे भी ज्यादा पतले छिलके की बात कर रहा हूं। तो देखिए सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन हम एग्जैक्ट अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। जरा एवरेज निकालिए, E एवरेज माने एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थिन लेयर, है ना। E एवरेज का मतलब है एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थिन लेयर। फॉर द थिन लेयर दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 0 डिवाइड बाय 2। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, 2 हो गया। इसे बेटा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल थिन स्फेरिकल लेयर, वी हैव नीदर कंसीडर्ड सरफेस नॉर कंसीडर्ड इनसाइड। हमने दोनों का एवरेज कंसीडर किया है, ना तो हमने सरफेस को कंसीडर किया ना इनसाइड को कंसीडर किया, दोनों का एवरेज कंसीडर कर लिया। तो आपके पास एवरेज अब फोर्स आएगा, तो देखिए एफ एवरेज आपको आएगा Q इंटू E एवरेज। Q है आपका सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये आपका Q है। E एवरेज आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है।
तो देखिए आपका जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आ गया है एफ एवरेज अपॉन एरिया। तो एफ एवरेज आपके पास में जो भी है ना, वो आपके पास रखा है। एरिया आपका 4πr² आ जाएगा स्फीयर का पूरे का। तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, है ना। हाँ जी, कुल मिलाकर के ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की जब मैं बात करूंगा तो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मेरे पास में 2-3 फार्मूले में लिखूंगा, आप ध्यान देना। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको फिर मैंने लिखा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एट सरफेस स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो गई। अब देखिए मैं बात करना चाहता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बताऊं कि ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल वाला जो टॉपिक है ये मेंस और एडवांस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल, हाँ जी, इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल, ये टॉपिक बहुत ज्यादा मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। मैं देखना इसकी बहुत सारी कैलकुलेशंस कर देता हूं, बहुत तेज स्पीड से करेंगे फटाफट। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल की बात कर रहा हूं। इफ नो चार्ज, तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल की बात कर रहा हूं कि सोप बबल पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए 11th क्लास में हमने आपको सोप बबल पढ़ाया था। एक बार मैं अच्छा सोप बबल बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी ठीक है, अब सही, अच्छा लग रहा है ना। तो देखो ये आपका जो है सोप बबल हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था। और पता है मैंने क्या पढ़ाया था सोप बबल 11th क्लास में? इनसाइड प्रेशर इज वेरी ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, ये आपको पढ़ाया था। पी आउट इज ऑलवेज लेस देन पी इन। इसीलिए सोप बबल बना था, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था और बाहर प्रेशर कम था। बाहर का जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेरिक है, अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। तो देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था डेल्टा पी बराबर पी इन माइनस पी आउट, और ये पढ़ाया था 4T/R। अंदर वाला प्रेशर ज्यादा था, बाहर वाला प्रेशर कम था, और 4T/R का डिफरेंस था। T सरफेस टेंशन है, T क्या है? सरफेस टेंशन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। चलिए अब हम इसको चार्ज करेंगे सोप बबल को। तो देखिए नेक्स्ट, इफ सोप बबल इज बीइंग चार्ज्ड, if soap bubble is being charged, देखो जी ध्यान दो, ये सोप बबल जब आपके पास चार्ज नहीं था तब आपका अंदर प्रेशर कितना था? थोड़ा सा ज्यादा था, P in माइनस P आउट आपका 4T/R था। अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम था, इसलिए सोप बबल फैला हुआ था मस्ती से, क्योंकि अंदर ज्यादा टूट टूट के हवा भरी थी, प्रेशर ज्यादा था, फैला हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज दे रहे हैं, बेटा। जब चार्ज देंगे तो ये सारा चार्ज मिल करके सोप बबल को क्या करेगा? एक्सपेंड करने की ट्राई जरूर करेगा। तो एक आउटसाइड में इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होगा। तो P एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। P एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रेशर ये अलग से आ जाएगा साहब जब हमने चार्ज किया है। तो पता है वो कितना आएगा? वो आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये इलेक्ट्रिक प्रेशर इतना हो जाए कि एग्जैक्ट इस 4T/R के बराबर हो गया, तो देखो ये तो अंदर ज्यादा था और इलेक्ट्रिक प्रेशर तो बाहर की तरफ फैलेगा, उसके कारण आएगा। अगर ये दोनों प्रेशर एकदम इक्वल हो जाए तो क्या होगा? उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि ये 4T/R अंदर की तरफ प्रेशर था जहां पे भरा हुआ था, अब ये बाहर की तरफ होगा तो ये
थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो अंदर के प्रेशर को रिलीज करेगा, है ना। कोई भी चीज एक्सपेंड होगी तो अंदर का प्रेशर रिलीज होगा। अब अगर ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कंडीशन आ गई है कि अब कुछ भी कम ज्यादा, ये वाला अब ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो बर्स्ट हो जाएगा बबल। बबल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 4t अपॉन r। आप चेक करिए तो सिग्मा आ जाएगा आपका 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। ये आपका रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर ए बैलेंस ऑफ सोप बबल, है ना। देखो चेक करो, तो दिस इज रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। मैं अगले पेज पर आता हूं, तो आप लिखिए हेंस द रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी on the soap bubble hence the required surface charge density on the soap bubble is required surface charge density on the soap bubble is। तो देखिए रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, वो होगी सिग्मा इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, है ना। एक मिनट जरा चेक करो क्या था, हाँ जी यही था, कैलकुलेशन देख लो, करेक्ट। ये आपका रिक्वायर्ड वो आ गया। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा जी, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो आप निकाल ही लेंगे, इसके लिए मुझे बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बताना चाहिए, है ना। हाँ टोटल चार्ज आप निकालेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका E इक्वल टू के टोटल चार्ज अपॉन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आएगा बैलेंस की कंडीशन में, अंडर द बैलेंस, है ना। हाँ इस सिग्मा को आप कह सकते हो ये, तो अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन को इसको ले जाएंगे तो इसको देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू इसकी 8t अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा बैलेंस कंडीशन में, जब सोप बबल बैलेंस्ड होगा, है ना। इट इज टोटल चार्ज फॉर बैलेंस सोप बबल। सिग्मा की वैल्यू ये है आपकी। अब आप पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा E इंटू आर, V इक्वल टू E इंटू आर, यस। ये पोटेंशियल आएगा सरफेस पर, है ना। तो आप E इंटू आर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8t r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं चाहें जो। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी की बात मैंने 11th क्लास में की होगी, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। देखिए मैंने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी की बात की थी, मैं एक बार उसे रिकॉल कर देता हूं, बता देता हूं वापस से कि ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। मैंने जो 11th क्लास में ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी पढ़ाया था उसे मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, ध्यान दो हम क्या करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारी धरती माता है, अर्थ। प्लीज लुक एट द अर्थ। सब बच्चे अर्थ को देखें। अर्थ की रेडियस कैपिटल R है, अर्थ का मास कैपिटल M है ना। हम इस अर्थ की सेल्फ एनर्जी निकालना चाहते हैं कि अर्थ की अपनी खुद की एनर्जी क्या है, किसी बाहर की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। तो हम पता है क्या करेंगे इसके लिए हम इस अर्थ को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। अर्थ को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे अर्थ के। हाँ जी, एकदम छोटे 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 टुकड़े कर डालेंगे। कर दिए हमने, अर्थ को तोड़ डाला, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। कल्पना करने में क्या गुजर रहा है यार तोड़ने थोड़ी जा रहे हो, केवल सोचना ही तो है। थोड़ी देर के लिए सोच लो। हम इस अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अब वापस रिकंबाइन करेंगे। तो आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट माई अर्थ। मैं अर्थ बनाने जा रहा हूं
और अर्थ बनाने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना काम करना पड़ेगा, दैट विल बी द सेल्फ एनर्जी ऑफ अर्थ। कि अर्थ के हमने छोटे छोटे पीस कर दिए, सारे छोटे छोटे पीसेज को हमने इनफाइनाइट पर भेज दिया और फिर वापस से रिकंबाइन करेंगे। करूं मैं स्टार्ट करता हूं अर्थ बनाना। देखिए अर्थ बनाने के लिए जब मैं अर्थ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले एक छोटा सा मास ले लेता हूं। ये छोटा सा जो मैंने मास लिया है, वेरी वेरी स्मॉल मास जो लिया है मैंने, बेटा इसका मास स्मॉल m है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, राइट। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्मॉल m इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये मास है, छोटा सा पीस लिया है मैंने। अर्थ तो तोड़ डाली ना, अर्थ का तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप जुबान आप वापस कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। अभी देखो कलेक्ट कर लेते हैं, 2 मिनट में कलेक्ट हो जाती है। ये आपका रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये छोटा सा कोई पीस आ गया, ठीक है। अब इस पीस के ऊपर मैं एक लेयर बनाऊंगा dr थिकनेस की, तो मैं उसे कहूंगा dm इक्वल टू, हमने एक स्मॉल r रेडियस का स्मॉल m मास लिया, उसका मास ये हुआ, करेक्ट। अब मैंने वो जो स्मॉल m पीस लिया था उसके ऊपर छोटी सी लेयर लगा रहा हूं, मैं छोटी सी लेयर चढ़ा रहा हूं, है ना। यानी कि मैंने ये जो अर्थ बनाने का कार्यक्रम किया है उसमें देखो क्या कर रहा हूं, यहां एक छोटा सा स्मॉल m ले लिया, ओके। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी लेयर चढ़ा रहा हूं, पतली सी परत चढ़ा दूंगा। ये जो पतली सी परत चढ़ाई है इसकी थिकनेस dr है। तो बताओ उसका मास कितना आएगा, उसका मास आएगा रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr, ये इसका मास आएगा dm, करेक्ट। हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी Gm1m2 अपॉन r, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी थी, राइट। हम इसी एनर्जी का फार्मूला यहां लगाएंगे, du इक्वल टू माइनस g m dm अपॉन r। ये लो जी, ये हमने स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी स्मॉल पीस की। हम लोग ऐसे ही करते हैं, g आ गया अपॉन r भी रहने दो। अब स्मॉल m की वैल्यू देखो आपकी क्या है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और बेटा dm कितना है, dm है आपका, मैं देखो यहां लिख देता हूं dm को, dm है आपका रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr, करेक्ट। ये आपके पास du आ गया, लेकिन हमें चाहिए पूरी अर्थ की, तो ऐसा करो इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया काम। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक लगा दो जी, 0 से लेके कैपिटल R तक लगा दो लिमिट, 0 से लेके कैपिटल R तक लिमिट लगा दो, है ना। अच्छा देखो आपको मैंने इसका वो बताया था क्या, डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ होगा रो इक्वल टू पूरा मास, कंप्लीट मास अपॉन कंप्लीट वॉल्यूम, ये डेंसिटी आएगी। तो हम डेंसिटी को इससे रिप्लेस करेंगे बाद में, लास्ट में जाके कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तब रो की जगह ये लिखेंगे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, करेक्ट। बाकी तो हम कैलकुलेशन कर ही रहे हैं अपना। तो देखो आ जाइए आप, यहां से चेक करेंगे सब बच्चे, तो देखो U आपका पूरा आ जाएगा। आपको इसको सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, इसका नाम है सेल्फ एनर्जी, राइट। कि हमने अर्थ को छोटे छोटे पीसेज में बांट दिया, फिर वापस बना दिया। पहले छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, फिर छोटे से टुकड़े को जोड़ा, फिर और जोड़ा, फिर और जोड़ा, फिर और जोड़ा, फिर और जोड़ा, लेयर बनाते गए, उसके ऊपर चढ़ाते गए, तो एक दिन धरती माता बन जाएगी, हैं? हाँ, अरे वाह क्या बात है, एक दिन धरती माता बन जाएगी। चलो चेक करना जरा, आई विल डू फ्यू मिस्टेक्स, मेरा भरोसा नहीं है, घोटाले कर सकता हूं मैं। 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3, देखो जो चीजें कॉमन है कांस्टेंट है ना उनको बाहर निकाल देते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, g बाहर आ जाएगा, रो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब क्या बच गया, r की पावर 4 बच गया यहाँ पे, है ना। एक बार चेक कर लो अच्छी तरह से, g रो स्क्वायर आ गया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 आ गया, करेक्ट।
ये r की पावर 4 आ गया, ठीक है जी। आप इसका इंटीग्रेशन करिए, जीरो से लेके कैपिटल R तक की लिमिट रखिए। तो आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। कैपिटल G है बेटा, अपॉन 3 है, 4 पाई स्क्वायर है, रो स्क्वायर भी है, देखो। और यहां पे जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो R की पावर 5 अपॉन 5 आएगा। चेक करो, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो, मैं ईमानदारी से रो की वैल्यू लिखूंगा, एकदम ईमानदारी से लिखूंगा रो की वैल्यू। तो मैं लिख रहा हूं -G अपॉन 3 इंटू 5, 4 पाई स्क्वायर होगा बेटा यहां पे, रो स्क्वायर है ना। आप R की पावर 5 तो लिख ही दो, R की पावर 5 तो लिख ही लो ना यहाँ पे, है ना। अब रो स्क्वायर की बात करनी है, तो रो आपका कितना था, रो आपका था ये m अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, इसका स्क्वायर कर दीजिए बस, दिस इज योर आंसर। यही आपका सेल्फ एनर्जी है अर्थ का, दैट इज ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ आर अर्थ, हमारी धरती माता की सेल्फ एनर्जी है, करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं। देखो अब आप जरा यहां से कुछ कटपिट जो कर रहा है उसको काट पीट के छुट्टी करो। तो मेरे को लग रहा है 4 पाई स्क्वायर से ये 4 पाई स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा, है ना। हाँ, ये एक 3 है ना, इधर से 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये 3 यहां पर आएगा, 3 अपॉन 5 बचेगा, G बचेगा। और ये R की पावर 6 से मेरे को लग रहा है ये बचेगा, देखना जरा, -3 अपॉन 5 G m स्क्वायर अपॉन R, दिस इज योर U, सेल्फ एनर्जी। हाँ यही है, बिल्कुल बिल्कुल यही है सेल्फ एनर्जी। अब देखिए, ये जो सेल्फ एनर्जी है ना बेटा U, मैं अब इसको हमारे चार्ज स्फीयर के लिए कैलकुलेट करूंगा, सेम चीज है ना, चार्ज स्फीयर के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो देखो, सेल्फ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी बोलो इसको, है ना, बेटर है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी बोले, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। एक्चुअली क्या है, ये बोर्ड में नहीं पूछते, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता, स्कूल वाले भी नहीं पूछेंगे, लेकिन कंपटीशन में, जेई मेन में, जेई एडवांस में ये जरूर आता है, तो इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अच्छा, एक्चुअल में एक प्रॉब्लम और है कि अगर केवल ये ऐसा आए ना जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको डेरिवेशन ही नहीं कराऊंगा। वो होता है अलग अलग ढंग से तोड़ तोड़ करके पूछते हैं, कुछ देंगे, कुछ हटा देंगे, कुछ कर देंगे, तो उसमें क्या पंगा पड़ता है कि आपको मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो वहां पे एग्जाम में कुछ बदल करके भी देंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा करके भी देंगे, कुछ ट्विस्ट करके भी देंगे, तो आप उड़ाया होगे, आप कर जाओगे, और आधी अधूरी नॉलेज होगी ना, केवल लिखवा दिया, रटवा दिया, फार्मूला याद करा दिया, फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा वहां पे। हाँ, ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला रटा हुआ नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले के पीछे का ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका कंप्लीट यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, है ना, सारा का सारा स्टेप वैसा का वैसा रहेगा जो अभी अभी हमने किया था, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा। सबसे पहले रो, तो वो आएगा Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, ये आपका रो आ गया, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ रेडियस R स्फीयर, करेक्ट। अब इस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम वही करेंगे, सबसे पहले स्मॉल चार्ज लेंगे, स्मॉल चार्ज स्मॉल r रेडियस का लेंगे, Q लेंगे, तो Q कितना आ जाएगा, रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल r क्यूब। मैं पता है टोटल वो की वो बकवास करने वाला हूं, टोटल एक भी स्टेप बदलने वाला नहीं, है ना। इस पे फिर लेयर चढ़ाऊंगा, एक लेयर चढ़ाऊंगा, तो वो dq आएगा रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr, फिर आपका u लिखूंगा मैं du स्मॉल du, तो k q dq अपॉन व्हाट r,
ये आएगा के क्यू डी क्यू अपॉन आर, ये डी यू आएगा, तो ये के आएगा 1/4πε0। तो क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा रो इंटू 4/3πr³। बस वही सारी कहानी, बोर हो जाओगे अब बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। अब तो मैं पता है क्या करना चाहता हूँ, इसको इंटीग्रेशन करूंगा और 0 से लेके कैपिटल आर तक की लिमिट लगाऊंगा, समझ गए ना आप। और फिर पता है क्या करूंगा, इस रो की वैल्यू लास्ट में रख दूंगा और कोई तीर मारने वाला नहीं हूं, जरा सा भी मस्ती मारेंगे फुल ऑन। तो देखो u बराबर क्या आएगा, u बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू 3/5 Q² अपॉन आर। फंडामेंटली ये आया है 3/5 KQ² अपॉन आर। ये पता है क्या है, ये पिछला वाला ही है, देखो 3/5 GM² अपॉन आर, ये बिल्कुल यही आएगा, बस k की जगह कैपिटल G की जगह क्या आ जाएगा, Q की जगह ये आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों सेम चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, नो डिफरेंस, है ना। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ही जोरदार बात बता दे रहा हूं मैं आपको कि ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों एक्चुअल में चैप्टर अलग अलग है ही नहीं। मैंने पहले भी हो सकता है बताया हो, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दोनों एक ही चैप्टर है। फंडामेंटली क्या है, बस स्मॉल m की जगह यहाँ स्मॉल q आ जाता है, कैपिटल M की जगह यहाँ कैपिटल Q आ जाता है, और क्या, और कैपिटल G की जगह यहाँ पर k आ जाता है, बस इतना सा ही चक्कर है, और बाकी सब चीजें वो क्यों है, सब चीजें वो क्यों है ना। तो अगर आप स्मॉल m को सब जगह से स्मॉल q से रिप्लेस कर दें, कैपिटल M को कैपिटल Q से रिप्लेस कर दें, -G को k से रिप्लेस कर दें, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो गया। पूरा चैप्टर वैसा का वैसा है, कहीं डिफरेंस है ही नहीं। चलिए अब एक और पार्ट है आपका, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो देखिए, जैसे मान लो आपने, ये आपके पास में एक स्फीयर है और चार्ज्ड है साहब, ये क्या है, चार्ज्ड है, स्फेरिकल सेल है। अब इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इस ऐसा क्या रहेगा, मैं इसको धीरे धीरे करके चार्ज देना शुरू करूंगा। तो इनिशियली आई विल गिव स्मॉल चार्ज Q, तो Q इज initially given चार्ज, है ना। तो देखो इस पर V कितना आएगा, इस पर V आएगा KQ अपॉन R, ये पोटेंशियल आएगा। अब मैं इस पर DQ चार्ज और दे देता हूं, तो DQ इज फर्दर चार्ज सप्लाई, मतलब चार्ज को फिर से सप्लाई किया गया है फर्दर। तो वो du कितना आएगा, वो du आएगा अब आपका dq इंटू वी, तो देखो जी v आपका था kq अपॉन r, और dq कितना है आपका, dq है आपका जो भी है, राइट, ये du आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो आप चेक करेंगे u बराबर आएगा k अपॉन r, यहां पर आ जाएगा Q² अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/2 KQ² अपॉन r। ये सेल्फ एनर्जी ऑफ किसका आएगा, स्फेरिकल सेल का आएगा, खोखले गोले का आएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ना, पिछला बार ये जो आया था, ये किसके लिए आया था, ये सॉलिड स्फीयर के लिए आया था, और जो ये आया है अब, ये खोखले गोले के लिए आया है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी का आपने पेज नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिया, करेक्ट। मैं
जो है ना कल डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा और कैपेसिटर्स हम कल चालू करेंगे बिल्कुल। मतलब लेक्चर, अच्छा एक चीज है ना, अभी तो हम पहले इनके डाउट्स कर लेंगे। हाँ, अपने पास काफी सारे डाउट्स पड़े हैं, डीबीपी काफी सारी पढ़ी हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। इसकी कोई जल्दी नहीं, अपन धीरे धीरे चलेंगे आराम से, है, क्योंकि अब आपके जो बड़ा चैप्टर थे वो सब हो गए। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है अपने आप में फिजिक्स का, इसका मतलब है कि 20% कोर्स आपका हो गया, 80% कोर्स बचा है। अभी तो अपन ने स्टार्ट किया कोर्स, 20% हो गया, तो अच्छी बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है अपना कल जो है डाइलेक्ट्रिक्स, और उसके बाद में एक काम आप जरूर करेंगे इसमें से, जो है ना वो आप यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ लेना एक बार। पेज नंबर 70 तक आपको पूरा पढ़ना है, ये ध्यान रखना, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, एक एक शब्द एक एक लाइन पढ़ लेना है, एग्जाम्पल सारे कर लेने हैं, राइट। चलिए नमस्ते।